देखो जय श्री कृष्णा। देखो बच्चों, आज हम बता रहे हैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं विज्ञान के। और ये प्रश्न जो है, चाहे आप एनएमएस की परीक्षा देंगे, चाहे नवोदय विद्यालय की परीक्षा देंगे, चाहे सैनिक स्कूल की देंगे, सभी में ये आएंगे। और जो टीचर बनने के लिए जो टेट वाली परीक्षा होती है, उसमें भी इसमें से सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, सभी में आएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है? विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में। पहला ऑप्शन है आपका सौर सेल। सौर सेल किसमें बदलता है? सौर सेल जो है, जो सूर्य का प्रकाश है, उस प्रकाश को किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद तुम्हारा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत मोटर जो उससे चलती है, किससे? बिजली से। तो वो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलती है? ये यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें बदलती है विद्युत ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा में। इसके बाद है डायनमो। डायनमो क्या है? डायनमो होता है जो बिजली बनाता है। डायनमो क्या होता है? जो बिजली बनाता है। और डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर देखा है? एक माइक्रोफोन होता है हमारा, और एक होता है लाउड स्पीकर। जो माइक्रोफोन है वो तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और जो लाउड स्पीकर है वो विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में। तो इसमें पूछा है इसने, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? लाउड स्पीकर। कौन बदलता है? लाउड स्पीकर बदलता है। ये है देखो, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में तो कौन बदलता है? लाउड स्पीकर। डी ऑप्शन हो जाएगा, लाउड स्पीकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊष्मा में बदलना किसमें होता है? रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा में बदलना किसमें होता है? इंजन में। इंजन में क्या होता है? इंजन में जब तेल डाल के चलाते हैं हम, तो उसमें क्या बनाता है? वो उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन में क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदलता है? माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती का जलना। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है? प्रकाश होता है। और यदि उसके पास हाथ ले जाए मोमबत्ती पास, तो हाथ जलेगा नहीं? जल जाएगा। तो किसमें बदलता है? मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा, यानी प्रकाश भी उत्पन्न होता है और ऊष्मा भी हमारी उत्पन्न होती है। तो प्रकाश है ऊष्मा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोमबत्ती का जलना। और विद्युत सेल का कार्य क्या होता है? विद्युत सेल ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। समझे नहीं? रासायनिक सेल में क्या होती है? हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है, और किसमें बदलता है इसको? विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहते हुए पानी में ऊर्जा है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है और गतिज ऊर्जा होती है। क्वेश्चन दिया है, बहते हुए पानी में ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। तो कैसी ऊर्जा होगी उसमें? यांत्रिक ऊर्जा। भाई बहता हुआ पानी है, उसके आगे कुछ आ जाए तो उसको बहा ले जाएगा नहीं, तो कैसी होगी उसमें? यांत्रिक ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा, गर्मी के कारण जो ऊर्जा होगी वो होगी हमारी ऊष्मीय ऊर्जा। और ध्वनि ऊर्जा क्या है? अभी हम डीजे बजा दें तो उसकी ध्वनि से कांपता है नहीं, तो वो कैसी होगी? आपकी ध्वनि ऊर्जा हो गई। ठीक। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? दो प्रकार के स्रोत बताए थे आपको, एक नवीकरणीय और एक बताया था अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय कौन कौन से स्रोत हैं? कौन बताएगा? नवीकरणीय स्रोत कौन से, अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं?
देखिए नवीकरणीय स्रोत वो हैं जो कि बहुत जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे हमारा सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, जो हवा से बनेगी ऊर्जा बहुत जल्दी समाप्त नहीं होगी। इसी प्रकार से जल से बनेगी बहुत जल्दी समाप्त नहीं होगी, सूर्य से बनेगी बहुत जल्दी समाप्त नहीं होगी। लेकिन जैसे हमारा कोयला है तो जो न समाप्त होने वाले हैं, चाहे जल ऊर्जा है जल से बनने वाली, चाहे वायु से बनने वाली, चाहे सूर्य के प्रकाश से बनने वाली, वो है नवीकरणीय, नई पैदा होती रहती हैं। अनवीकरणीय कौन सी है? जैसे कि हमारा कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, लकड़ी है, ये सब हम उनका उपयोग करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे, तो वो कैसी है? अनवीकरणीय। इसमें पूछ दिया ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा होगा, मैं बताओ? पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक लकड़ी, बहता हुआ जल। कौन सा होगा? बहता हुआ जल। ठीक, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जर्मेनियम, बहुत पूछा जाता है प्रश्न। जर्मेनियम, बोरोन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। तो जो सेल बनाते हैं, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें किसका उपयोग करते हैं हम? सिलिकॉन का। किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का। अगला प्रश्न, निम्न में सदिश राशि है। क्या है? निम्न में सदिश राशि है। राशि दो प्रकार की होती हैं, और एक अदिश राशि होती है और एक सदिश राशि। अदिश राशि कौन सी होती है और सदिश राशि कौन सी होती है? जिन राशियों में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उनको कहते हैं हम सदिश राशि, और जिनमें दिशा नहीं होती है उनको क्या कहते हैं? अदिश राशि। ठीक है। हमने कहा हम 5 किलोमीटर चले, हम 5 किलोमीटर चले, तो दूरी कैसी हो गई? अदिश राशि। हम पता नहीं, हो सकता 5 किलोमीटर घूम करके और यहाँ पर ही लौट करके आ जाए। एक होता है विस्थापन। देखो दूरी विस्थापन में क्या अंतर है? हम यहाँ से चलने शुरू हुए और ये करके चल के और यहाँ पे आके रुक गए, यहाँ पे वहीं आगे लौट के, और ये 10 किलोमीटर चल दिए। कितना होगा ये? 10 किलोमीटर। और विस्थापन क्या होता है? हम यहाँ से चले, ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, यहाँ करोगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो सीधी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी, ये क्या है हमारी? विस्थापन। तो विस्थापन में ये दूरी भी होगी और दिशा भी होगी। किस दिशा में? तो देखिएगा, जहाँ दूरी और जहाँ परिमाण और दिशा दोनों होती है वो कैसी राशि होती है? हमारी सदिश राशि होती है। निम्न में से सदिश राशि है तो कौन सी हो गई हमारी? विस्थापन हमारी कैसी राशि हो गई? सदिश राशि हो गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में कौन सा सूत्र सही है? देखो, जो तापमान होता है, तापमान फ़ारेनहाइट में भी होता है, केल्विन में भी होता है, डिग्री सेंटीग्रेड में भी होता है। तो एक मैंने फॉर्मूला बताया था इसका कि फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे बदलेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या था? देखो, सब में कुछ ना कुछ कमी छोड़ दी है, लेकिन इसमें क्या है? देखो C/, ये वाला उत्तर सही है बिल्कुल। C/5 बराबर F-32/9, ये वाला हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। इसमें क्या जोड़ दिया हमने? बटे 5 रह गया इसमें क्या हो गया? अपॉन 9 रह गया इसमें। देखो ये, और यहाँ पर क्या? इसको इस प्रकार से 80 कर दें हम, 180, तो भी हमारा फॉर्मूला ये सही होगा। तो या तो ऐसे C/100 बराबर F-32/180, और इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका C/5 बराबर F-32/9। यदि हमें सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना है, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना है, तो इसी फॉर्मूले का उपयोग हम करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 कैलोरी बराबर होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? याद करने का आइए। 1 कैलोरी याद रखोगे कितना होता है? 4.18 जूल। कितना होता है? 4.18 जूल। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि नहीं है? देखिएगा,
ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? 3। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है आपकी चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन और 3 विधि होती है। चालन में क्या होता है? एक लोहे की छड़ है, हमने आग में डाल दी, एक तरफ पकड़ ली तो धीमे धीमे गर्म करके हमारे हाथ तक आ जाएगी। ठोस पदार्थों में चालन विधि से होता है ऊष्मा का स्थानांतरण। संवहन क्या होता है? पानी गर्म किया हमने, तेल गर्म किया, दूध गर्म किया, तो जब गर्म करते हैं तो वो बदलता रहता है ना, जो नीचे हल्के कण होंगे ऊपर आएंगे, भारी वाले नीचे आएंगे, पूरा हो जाएगा। तो द्रवों में जो ऊष्मा स्थानांतरण होता है किससे होता है? संवहन से। और विकिरण से किसमें होता है? सूर्य के हमारे बीच में कुछ है बीच में, लेकिन वहां से गर्मी हमारे पास तक आती है। जहां किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो विधि कौन सी होती है? विकिरण होती है। जैसे सूर्य के प्रकाश से गर्मी हमारे पास तक, सूर्य से गर्मी हमारे पास तक आती है। इसमें पूछा है ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि नहीं है? तो देखो, चालन भी है, संवहन भी है, विकिरण भी है, कौन सी नहीं है? वो चालन। ये हमारा आंसर होगा, उसमें पूरी कौन सी नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? चालन। हमें तीनों विधि याद होनी इसकी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम के किस विधि में होता? बताओ, मैंने ये बताया था। ऊष्मा का स्थानांतरण बिना किसी माध्यम के किस विधि में होता है? चालन, संवहन, विकिरण। चालन एवं संवहन दोनों में। बताओ क्या है इसका उत्तर? अभी बताया था मैंने। किसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? भाई, सूर्य के पास से हमारे तक गर्मी किस माध्यम से आती है? विकिरण के द्वारा। तो किसी माध्यम की आवश्यकता होती है उसमें? नहीं है। तो कौन सा आंसर होगा इसमें? विकिरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध जल का क्वथनांक क्या होता है? पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक क्या होता है? जिस तापमान पर कोई द्रव उबलता है, उबलना शुरू करता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वथनांक। और जो शुद्ध जल होता है उसका क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, आगे देखिएगा, जल का आपेक्षिक घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? समझे नहीं? देखिएगा, जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ध्यान रखोगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आपेक्षिक घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है। इसका आयतन सबसे कम होता है। आयतन क्या होता है? सबसे कम होता है जल का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और आपेक्षिक घनत्व सबसे अधिक होता है। ये याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परम शून्य ताप होता है, कितना होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य क्या होता है? इससे नीचे तापमान नहीं हो सकता। सबसे कम तापमान होता है ये, इससे नीचे तापमान नहीं हो सकता। तो अक्सर पूछता है परम शून्य ताप कितना होता है? तो कितना होता है ये? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। याद होना चाहिए सभी के लिए। इसके बाद सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसको सेंटीग्रेड में भी दे सकता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि सेंटीग्रेड में देगा तो आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में देगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आप तैयार करेंगे। इनमें से एक तो प्रश्न आपको 100%, कोई भी परीक्षा है, चाहे पेट की परीक्षा है या टेट की परीक्षा है या एनएमएमएस वाली या सैनिक स्कूल है, सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। तो सभी बच्चे इसको तैयार करेंगे। और जो भी गुरुजन लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो भी बच्चे एनएमएस के नवोदय विद्यालय तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों तक इसको पहुंचाने की कृपा करें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक्स करें और अपने मित्रों को शेयर करें। जय श्री कृष्णा।